नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर। अभी जो हालात हैं, लगभग हर व्यक्ति के पास, लगभग कह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन में लगभग उसकी जन्म कुंडली है, बैंक खाते हैं, बाकी सब कुछ है। तो उस जन्म कुंडली का हमारी थोड़ी सी भूल से कोई इतना बड़ा फ़ायदा उठा सकता है कि हमको कंगाल कर सकता है, हमको बदनाम कर सकता है, हमको बर्बाद कर सकता है। पूरी दुनिया में साइबर क्राइम इतनी तेजी से फैला है जिसको आंकना आज के दिन में मुश्किल है। अपने झारखंड में एक तरह से कहें तो भारत में साइबर क्राइम का जनक है झारखंड, और वो भी वो इलाका एक साइबर क्राइम की एसपी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कल बैगन तोड़ा करते थे, आज वो साइबर क्राइम में मोबाइल फ़ोन में लॉक तोड़ते हैं। इसके बावजूद कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना घटी। कानून की बात में आज हम बात करते हैं साइबर क्राइम कितने टाइप का है, क्या है साइबर क्राइम। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना साइबर क्राइम है, बैंक से फ्रॉड कर लेना साइबर क्राइम है, या साइबर क्राइम के कितने टाइप हैं, और आसानी से अगर हमारे साथ ऐसी घटना घट गई तो घटना के पहले की सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, और घटना घट गई तो रिलीफ के लिए हम तुरंत क्या कर सकते हैं। हमारे साथ हैं कुमार वैभव, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, झालसा के पैनल लॉयर है। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये साइबर क्राइम के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो अपने अनुभव रहे, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आप ये बता सकते हैं क्या साइबर क्राइम का टाइप क्या है, कितने प्रकार के साइबर क्राइम हैं और किस तरह से ये होते हैं? साइबर क्राइम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जी। साइबर क्राइम का कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता है। समय के साथ साथ साइबर क्राइम बहुत इवॉल्व किया है, तरीकों से बढ़ा है। तो अगर हम आसानी से समझें, जो कोई भी क्राइम जिसमें इंटरनेट का मदद लिया जाए, टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाए, उसे हम साइबर क्राइम कह सकते हैं। इसमें सबसे अहम है वर्ड साइबर। साइबर का अर्थात है इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। तो साइबर क्राइम को अगर हम समझना चाहेंगे तो साइबर क्राइम हो सकते हैं, दो मुख्य तरीकों के साइबर क्राइम हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड हैं, जो बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड साइबर क्राइम्स हैं। दूसरे टाइप के जो साइबर क्राइम्स हैं वो हो सकते हैं जो विमेन और चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं, पोर्नोग्राफी को ये करते हैं। तो अगर हम पहले टाइप के साइबर क्राइम की बात करें तो आजकल सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल से होते हैं, इंटरनेट से होते हैं। आजकल अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप बैंक जा रहे हैं रेगुलरली कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए। नहीं, बैंक भी यही कहता है कि आप अपना नेट से करिए, आसान होगा, सबको आसान भी लगता है। तो वो सरलता के समोसा खाते हैं तो समोसा खाने का पेमेंट करते हैं इससे। हाँ। तो आप हर जगह आपको यूपीआई का बारकोड मिलेगा। अब छोटे ठेले वालों से लेके बड़े होटलों तक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स चलता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड के साथ साथ में बहुत सारे रिस्क्स भी आते हैं कि किसी को आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का पिन पता चल गया तो वो उससे सारे पैसे निकाल सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्राइम हुआ आपका जो फाइनेंस रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारे अन्य सब प्रकार होते हैं, जैसे फिशिंग हुआ, मॉर्फिंग हुआ, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हुआ। अब हम दूसरे तरीके में आए तो एक टाइप का पर्टिकुलर साइबर क्राइम होता है जिसमें विमेन को और बच्चों को, औरतों को टारगेट किया जाता है। जैसे अभी हाल में एक साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जा रहा है, उसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। वुमेन की कुछ पर्सनल तस्वीरें निकाल ली, उसे आप इंटरनेट में सर्कुलेट करोगे, उनसे आप सेक्सुअल फेवर्स मांगोगे।
तो ये दो मुख्य प्रकार के साइबर क्राइम्स हैं। इसी में अन्य अन्य अलग अलग टाइप के सब प्रकार आते रहते हैं। जैसे जैसे अब देखिएगा, अभी नई नई जो साइबर क्राइम्स आ रही हैं, जैसे आपको मैसेज आएगा कि आपकी बिजली बंद होने वाली है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए नहीं तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी। तो ये एक टाइप की फिशिंग है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपसे जब फिशिंग पर ही हम बात करें तो फिशिंग के प्रकार कुछ हो सकते हैं क्या? अगर हम गिनती करें प्रकार का, तो एक तो आपने बिजली वाली बताई जी। तो क्या बिजली वाले इस तरह का मैसेज करते हैं, इस तरह का फोन करते हैं क्या? ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। टेलीफोन वाले इस तरह का फोन करते हैं क्या? बैंक वाले इस तरह का फोन करते हैं क्या? जो सेवा प्रदाता हैं वो सेवा प्रदाता लोग इस तरह के फोन करते हैं क्या? पहले तो ये बताएं कि इस तरह का फोन है तो उनको क्या करना चाहिए इमीडिएट। अब आप देखिएगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता लोग हैं, सब अपने वेबसाइट्स पे, अपने एडवर्टीजमेंट्स पे या एसएमएस भेज के ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं कि हम आपसे आपकी निजी जानकारी कभी नहीं मांगेंगे फोन करके। ठीक। तो सबको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है कि आपकी निजी जानकारी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका एटीएम पिन नंबर, आपका आधार नंबर, किसी से फोन पे ऐसे सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करें। आपको उसके लिए बैंक जाना पड़े तो आप चले जाएं, मगर फोन पे अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आपके पास इसको वेरीफाई करने, एक तो फोन पर मांग ही नहीं सकता है, फोन पे मांग ही नहीं सकता है। ये पहला ये हुआ कि है, अगर कोई मैसेज करता है या फोन करता है तो आप उस आदमी को साइबर क्राइम के अगेंस्ट में जो थाने बने हुए हैं वहां सूचना दीजिए कि ये आदमी हमको बार बार फोन कर रहा है कि हमको ये चाहिए, ये फोन नंबर से। क्या जी, ये सबसे अहम चीज है जी, कि आपकी निजी जानकारी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे आपसे मोबाइल पे नहीं मांगेगा। ओके। उसके लिए आपको उस सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिस में जाके इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी है। जो लोग इसको समझते नहीं हैं, जो फोन पे अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, दे आर वल्नरेबल टू अ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स। तो फिशिंग जो होती है, फिशिंग एक ब्रॉड टर्म है। फिशिंग का अर्थ होता है कि आपको एक फर्जी लिंक भेज के आपके मोबाइल के सारे डेटा को फिश कर लेना, मतलब निकाल लेना। तो फिशिंग एक ब्रॉड टर्म है। फिशिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। लिंक भेजना, फोन के पास में रख के सॉफ्टवेयर से हैक कर लेना, जैसे मूवियों में दिखाता है, वो भी एक्चुअली एक रियलिटी है। दो फोन को अगल बगल रख के ब्लूटूथ के माध्यम से आप अपने फोन को हैक कर लेते हैं। तो सबसे मुख्य चीजें जो ध्यान में रखनी है, आजकल वाईफाई का जमाना है, हर बहुत जगह पे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, तो लोग फ्री इंटरनेट के लिए वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को यूज करते हैं। तो उस समय आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आप जब फ्री नेटवर्क्स में कनेक्टेड हैं तो कोई भी आपके फोन को, जो इस टाइप के काम में एक्सपर्ट है, आपके फोन को एक्सेस कर सकता है, उसके सारे डेटा को चुरा सकता है। नहीं चुराए, एक तो है कि मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़े। जी जी, यह पहला चीज है, मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़े। और दूसरा ये कि लालच में ना पड़े। लालच में ना पड़े। तीसरी ये है, जो अभी तक आपने बताया उसको हम कंक्लूड करें। तीसरी ये है कि कोई सेवा प्रदाता आपसे कोई भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी, न आधार के बारे में, न टेलीफोन के बारे में, न किसी चीज के बारे में नहीं मांग सकता, चाहे वो बिजली वाले हों या टेलीफोन वाले हों या बैंक वाले हों या इंश्योरेंस वाले हों। और अगर वो मांगता है तो आप उसको नहीं बता करके उस बैंक में, जो जिस बैंक वाले बुला रहे हैं, वहां जाइए, जाकर के वहां बात करिए कि भाई आपने कोई ऐसा किया था क्या। यही कहना चाहते हैं। ये सबसे पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए। और अब क्या होता है, जिसे आप साइबर बुलिंग भी बोलते हैं, वो आपको लगातार फोन करके डराएंगे, धमकाएंगे, तब आपको तुरंत आपको थाना में अप्रोच करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल साइबर थाना बने हुए हैं। अब कानून में जो प्रावधान है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसमें स्पेसिफिक बहुत सारे प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के, अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स के। मगर समय के साथ जैसे जैसे साइबर क्राइम्स और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और जटिल होता जा रहा है, नए नए रूप लेता जा रहा है, तो उसके लिए सबसे अहम जो चीज है, आपको अपनी सावधानी बरतनी है। और अगर आप गलती से इस टाइप के क्राइम्स का शिकार हो जाते हैं तो आपको तुरंत थाना में इसको रिपोर्ट करना चाहिए। अब भारत सरकार ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की भी शुरुआत की है। उस पोर्टल पे आप एनोनिमस कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं अपने नाम बताने से, तो उसमें भी ये दो ब्रॉड कैटेगरीज बताई हुई हैं सरकार ने। एक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड और दूसरी है फाइनेंशियल क्राइम्स। तो ये बहुत ही सरल है। आप इंटरनेट पे जाके, ये वेबसाइट खोल के, आप इस पे अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं वुमेन से चाइल्ड के हरासमेंट के बारे में, तो वो क्या है, क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, आजकल लोग अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत शेयर करते हैं। जैसे एक लड़की ने अपनी तस्वीरें डाली कहीं पे खड़े होके पोज करके, तो कोई भी उस तस्वीर को कॉपी करके उसको मॉर्फ कर सकता है। अच्छा। किसी की तस्वीर किसी पे डाल सकता है।
एक जगह कहीं ग्रुप बैठा हुआ था, कल ऐसे ही गपशप कर रहा था आपस में, मैं वहां पर खड़ा था, तो मैंने सुना कि वो ठीक है फोटो जैसा भी आ गया हम इसको एडिट कर लेंगे ना, चलो ना हम फोटो सही बना लेंगे। तो ऐसा होता है क्या? जी, बहुत सारे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अच्छा, आपके चेहरे को लेके किसी और के शरीर पे लगा के वो फोटो उसको भी लगा के सर्कुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे फोटोज का गलत उपयोग करते हैं लोग, सेक्सटॉर्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं, आपको धमकाने के लिए उपयोग करते हैं, आपसे एक्सटॉर्शन के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें यह अहम बात यह है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी निजी जानकारी कम से कम आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपनी निजी तस्वीरें कम से कम आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, अनजान लोगों से सोशल मीडिया में नहीं जुड़ें। कानून में जो उपाय हैं वो अपनी जगह हैं, कानून के उपाय हैं जब वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। तो साइबर क्राइम में, साइबर लॉज में सबसे अहम ये है जागरूकता कि हम गलत होने से कैसे बचें, हम लालच में कैसे नहीं पड़े, हम इसका शिकार कैसे नहीं हो। कानून उसको रिड्रेस करता है आफ्टर द क्राइम हैपेंस। प्रिवेंशन के लिए आपको जागरूकता चाहिए, आपको यह ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया का हम सदुपयोग करें। बड़े बड़े ब्रांड का नाम लेकर के कई बार आता है कि आपको चुना गया है पुरस्कार के लिए, आपकी इतनी बड़ी लॉटरी लग गई है, बगैर जाने समझे उसको फिलअप कर देते हैं, हाँ ठीक है हम लेने के लिए तैयार हैं, और ये लिख तैयार तो कुछ नहीं, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, वो सारा करेंगे और बाद में वो अपना बताएंगे कैसे कैसे क्या। तो उसमें क्या करना चाहिए अगर इस तरह के मैसेज या इस तरह के मेल आते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आज के दिन में। अब अच्छे ब्रांड का नाम लेकर, अच्छे ब्रांड का नाम लेके, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लेके आपसे फॉर्म, अब जैसे मुझे ही आया एक बड़ी, मैंने हमको लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट, एक बार नहीं 10 बार आया, अभी मेल हम सेव करके रखे हुए हैं कि आपको उस सम्मान के लिए चुना गया है। अरे भाई, तो हमको कैसे चुन लिया गया, इसकी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। तो पिछले 5 साल से वो आ रहा है और हम उसको, चूंकि आपसे कई बार बात हुई है, तो हम उसको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है? ऐसे मेल्स को तो आपको सबसे पहले डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं जिससे आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। सबसे अहम बात आप ये ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। ये जितने भी ये सब क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी यही होती है, लोग को ल्योर करो मुफ्त की चीजों का झांसा देके। तो आपको झांसा दिया जाएगा कि आप इसमें अपनी सारी निजी जानकारियां दे दें और उससे आपको हम बुलाएंगे, आपको अवार्ड देंगे, आपको फ्री वेकेशन देंगे, आपको 2 नाइट्स का स्टे मिलेगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, इसमें आपसे आपकी निजी जानकारी इन्होंने उपलब्ध करा ली अपने पास, आपने खुद इनको दे दी उस झांसे में आके। अब जैसे आपका आधार नंबर है, ये आपकी एक निजी जानकारी है, आपका आधार नंबर हर जगह रहेगा, आपके इनकम टैक्स पोर्टल में रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इससे आपका आधार और डेट ऑफ बर्थ अगर किसी के पास आ गया, वो उसको मिसयूज करके आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है, आपका बैंक पासवर्ड चेंज करा सकता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आप क्या क्या जानकारी किसी से शेयर कर रहे हैं। अपनी निजी जानकारी आपको, अब तो लोग आधार भी देते हैं तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए, अपने आईडी प्रूफ का भी मिसयूज हो सकता है। नहीं, आधार तो मजबूरी है जी, हम कहीं भी जा रहे हैं A to Z, इवन हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो उसमें टिकट बुक करने के लिए आधार का नंबर चाहिए, बैंक में जा रहे हैं तो बैंक बगैर आधार नंबर का खाता ही नहीं खोलता, इंश्योरेंस में बगैर उसके पेमेंट नहीं होता, जहां भी जाइए वहां आधार मांगते ही मांगते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि वहां खाता नहीं खोल सका तो वो कॉपी लेना आदमी भूल जाता है, वो कॉपी है उनके पास, वो क्या इस्तेमाल करेंगे उनकी मर्जी, हम तो साइन करके आए हैं सब पर, ठीक है, तो वो अपना इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की सावधानियां कैसे बरत सकते हैं, इसमें क्या सावधानी? इसमें सावधानी क्या है, जो आधार का पोर्टल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके आधार को यूज करता है तो उसको आधार को ई-वेरीफाई करना पड़ता है, और जो आपने अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार में दिया है, ई वेरिफिकेशन के समय उसमें एक मैसेज जरूर जाता है कि आपका आधार यहाँ पे ई वेरीफाई किया गया। जैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से अब लिंक करना मैंडेटरी हो गया, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरते हैं, तो जैसे ही आपने अपने आधार नंबर डाल के रिटर्न को वेरीफाई किया, आपके पास एक एसएमएस और ईमेल आता है कि आपका आधार वाज वेरीफाई यूज्ड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट इतना टाइम। अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप ये तुरंत UAIDAI को रिपोर्ट करें। तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर वो लोग इस पर इंक्वायरी करेंगे कि ये आधार कैसे यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ। तो सरकार ने हर जगह पे सिक्योरिटी के उपाय बताए हैं। जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है आपको ये ध्यान रखना है आप इंटरनेट में अपने आप को कितना शेयर कर रहे हैं, क्या क्या जानकारियां आप अपनी दे रहे हैं, और मुफ्त के झांसे में आप नहीं पड़े।
दूसरी बात यह है कि बैंक्स में स्टाफ कम हुए हैं और बैंक जाना कठिन लगने लगा है। हर किसी के पास कार्ड है, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एज पर रूल, लॉ है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन एज पर रूल चूंकि वो हमसे पैसा लेते हैं मैसेज भेजने का और मैसेज नहीं भेजते हैं हमारे ट्रांजैक्शन का, हम पर्सनल ट्रांजैक्शन करते हैं, सही ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी इसमें यह गड़बड़ी हो सकती है कोई दूसरा हमारे नाम से ट्रांजैक्शन कर ले और हमको आपने मैसेज नहीं भेजा, तो कौन उसके लिए अकाउंटेबल है? आप मैसेज नहीं भेज रहे तो क्या हर ग्राहक को बैंक को यह लिख के देना चाहिए कि आप मैसेज की वजह के बदले में हमसे जो पैसा काट रहे हैं, आप मैसेज नहीं भेज रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होइएगा? जी, ये डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाएगा। इसके लिए आप बैंक को कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक आपको कोई चीज के लिए चार्ज कर रहा है और आपको वो सर्विस नहीं मिल रही है ना, और उसके कारण अगर आपको इसके बहाने कि हमारा वो खराब हो गया तो ये इसके बदले में आपने हमारा पैसा तो नहीं छोड़ा, जो काटना है वो तो आपने काट लिया, अपना पैसा काटने में तो बहुत उस्ताद है। दूसरी बात उसी के साथ जोड़ के देखिए, पासबुक से हमको अपडेट पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना हमने ट्रांजैक्शन किया, उसमें लिपापोती हो जाती है। उसके बदले में आप जाइए कि भाई आप हमको कॉपी निकाल के दीजिए, तो उसके लिए अलग से पेमेंट करिए। क्यों पेमेंट करें भाई? यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने पासबुक उस पर डाला मशीन में, मशीन ने ठीक से नहीं दिया, वो पढ़ा नहीं रहा है, हमको इनकम टैक्स रिटर्न ही दाखिल करना है, या इस बीच में हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो कैसे पता चलेगा? हम अपडेट्स देखेंगे तभी पता चलेगा ट्रांजैक्शन का, उसमें बैंक हम ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। ये बैंक की डेफिशिएंसी इन सर्विस मानी जाएगी, उसके लिए भी आपके पास रेमेडी है। मगर अब इसमें खतरा सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस बीच में अगर किसी ने ट्रांजैक्शन कर लिया जी, और वो हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम तो टाइम जो पीरियड है उसका 3 महीने का है, जो भी पीरियड है उसमें तो हम खबर नहीं कर पाए, 24 घंटे के अंदर खबर नहीं कर पाए, हमारे साथ तो गड़बड़ी हो गई। माने साइबर क्राइम में हम प्राय ऐसा होता है कि जैसे ही आपके बैंक से कोई विड्रॉवल होता है, प्राय आपको एसएमएस और ईमेल आना चाहिए। मस्ट है, अगर ये नहीं आता है, ये मस्ट है, ये नहीं आता है, तो आपको इसको अपने बैंक से जरूर रेज करना चाहिए कि आपको ये ईमेल नहीं आ रहा है, और इस सिस्टम को और रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बैंक्स का सबसे बड़ा कहना होता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो होता है, जो कि एक मान लिया, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि टेक्निकल एरर के कारण आपका एसएमएस नहीं गया। तो इसके लिए भी आपको स्वयं जागरूकता रखनी चाहिए कि अगर आपको अपने बैंक से रेगुलर मैसेज नहीं आ रहे हैं तो आपको ये मुद्दा बैंक से उठाना चाहिए, और फिर भी ये उठाने के बाद भी ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता है तो आपको बैंक के ऊपर लीगल एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपके पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की है, और आपको जो उसमें कंट्रीब्यूट करना है कि अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, अपने पिन को शेयर नहीं करना है। प्रायः क्या होता है, लोग एटीएम में जाते हैं, अब एटीएम का नियम है कि एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, मगर आप देखिएगा कहीं बार 2 लोग एक साथ एटीएम में घुस गए, कुछ लोग वहां खड़े हैं जो बोलेंगे हम आपको मदद कर देते हैं। कई एटीएम में तो गार्ड है ही नहीं, कहीं पे एटीएम में गार्ड है ही नहीं जो मना कर सके, तो आपको एटीएम कहिए तो झगड़ा करने लगता है, दूसरा पार्टी झगड़ा करने लगता है। एटीएम यूज करने में भी बहुत सावधानी रखनी है। तो जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट हैं, उसके साथ साथ जो आपके काम को आसान बनाता है, उसके साथ साथ सावधानी भी बहुत बढ़ जाती है, जो सावधानी के लिए सबसे पहले आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और अगर आपकी सावधानी के बावजूद भी आपके साथ अगर घटना कुछ होती है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है जिसकी मदद से आप कुछ रिड्रेसल पा सकते हैं। एक सीधे साइबर क्राइम से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन साइबर क्राइम से भी जुड़ा हुआ हमको लगता है, कोई रातों रात बहुत अमीर हो जाता है, वो दिखता है, और पुलिस के अपने स्पाइस जो हैं वो भी जानते हैं कि अमीर कैसे हो गया। इस तरह के लोगों पर अगर अंकुश लगाने की कोशिश पुलिस और सरकार करे तो पता चलेगा कि कैसे साइबर, जैसे जामताड़ा का पूरा इलाका, कुछ एसपी आए, उन लोगों ने सारा मामला पकड़ा, उसमें इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हुआ। इनकम टैक्स बहुत बाद में जाकर के इन्वॉल्व होता है, बाद में कुछ और संस्थाएं इन्वॉल्व हुई। तो इस तरह के मामलों में अगर पुलिस, जिसका काम पुलिसिंग करना है, उसको पता चलता है, या इनकम टैक्स को कहीं से पता चलता है, तो इन लोगों को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस एक्शन से भी साइबर क्राइम करने वाले या इस तरह का रातों रात अमीर होने वाले, ये तो रातों रात अमीर होने वाली बात है। खाता आपका, बैंक आपका, और आपका पैसा किसी और ने निकाल लिया, यही एक पॉकेट काट लिया, यही है कि घर में आकर डकैती करके उठा के ले गया। तो इसमें क्या हो सकता है, कोई संभावना है, गुंजाइश है, कानून कुछ प्रावधान देता है क्या है? कानून में अब कानून में जो प्रावधान है, जो आईटी एक्ट के अंदर में बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी प्रावधान है। जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसीज हैं, जो आईटी हैं, ईडी हैं, तो इनमें आपस में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है
जो एक बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है। जैसे बहुत सारी जो साइबर क्राइम्स होती हैं उसकी बहुत सारी पहलू हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए जिसमें बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में साथ में क्राइम हुआ। कोई बैठा है दिल्ली में, उसने आपके फोन को रांची में, आप रांची में हैं, आपके फोन को दिल्ली से हैक कर लिया और पैसा ट्रांसफर हैदराबाद में कर दिया। तो ये वेरियस जुरिस्डिक्शंस का खेल हो जाता है, जिसके लिए आपको चाहिए अलग अलग जो कानून की एजेंसियां हैं उनमें कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जो कुछ हद तक कानून ने इससे एड्रेस किया है, जो बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग रूल्स है, इंटरमीडियरी रूल्स हैं, जो आईटी एक्ट के अंडर में जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें बहुत सारा ये प्रावधान है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। तो इसके लिए जाहिर सी बात है जो सबसे जरूरी चीज है वो कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। जैसे जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, जरूरी नहीं है पुलिस उसे 100% समझे, तो उसके लिए पुलिस को इनकम टैक्स और ईडी की मदद लेनी पड़ती है, जो कि एक कोई भी क्राइम में मल्टी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज का कोऑपरेशन से ही ये क्राइम सॉल्व होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। साइबर क्राइम में जो सबसे अहम चीज है, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, और यही कारण है कि हर जगह की पुलिस में अब स्पेशलाइज्ड साइबर सेल हैं जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इस तरीका के क्राइम्स का अनुसंधान किया जाए। क्योंकि ये आम अनुसंधान नहीं है, कोई चोरी का, सामान्य चोरी का अनुसंधान नहीं है कि आईओ जाएगा और 2 लोगों की गवाही लेगा। इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं क्राइम के, जिन्हें पुलिस को खोजना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, आईपी एड्रेस ट्रैक करना पड़ता है, फोन डिटेल से आपको लोकेशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए जो चीज है, जो कानून को और सशक्त बना रहा है, जो कानून भी कोशिश कर रहा है कि और सशक्त बने, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। नहीं, इसमें एक और जो समस्या दिख रही है वो समस्या ये है कि जिन लोगों को पुलिस में साइबर के लिए ट्रेन किया गया, पुलिस ऑफिसर्स को, कुछ दिनों बाद, 2 साल 3 साल बाद उससे हटा करके दूसरी जगह थाना में पोस्टिंग कर दी गई, और वहां पर फिर नए आदमी को लाया गया, नए सिरे से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन हुआ तो कुछ दिन के बाद में आपने लाकर रख दिया। या तो सबको ट्रेन करिए उसके लायक, क्योंकि यह भी एक क्राइम में एक बड़ा हिस्सा है साइबर क्राइम का, सब लोगों को ट्रेन करिए, तब इधर उधर पलटी करिए, नहीं तो जो लोग हैं उनको काम करने दीजिए, एक अलग विंग ही बना दीजिए जो साइबर क्राइम को ये करे। ये संभव हो सकता है क्या? मैं कई लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर आए हैं, पता चला कि आज साइबर क्राइम में है, नेक्स्ट डे फोन किया, कहाँ है भाई? नहीं, हमको तो हटा दिया गया, हमको तो ये दे दिया गया, हमको ये काम दे दिया, वो काम दे दिया। ये बेसिकली एक सरकार का पॉलिसी मैटर होता है। तो आपका कहना एकदम सही है। इसके लिए सरकार को एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को डेवलप करना चाहिए, जो कि प्रोसेस में है। अगर आप देखिएगा 5 साल पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कानून ने इसे बहुत सशक्त बनाया, सरकारों ने भी इस पे बहुत काम किया। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पुलिस पर्सनल इसमें ट्रेंड रहें, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकें। मगर कानून में सर्विस इज एन ट्रांसफर इज एन इंसिडेंट ऑफ सर्विस, तो ट्रांसफर तो होना ही है। कोई भी एक व्यक्ति को एक ही पोस्ट पे जमे रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक ही पोस्ट पर हम नहीं कह रहे हैं, आप बदलिए, थाना बदलिए, लेकिन साइबर के अंदर ही आप रखें। तो ये सरकार का पॉलिसी डिसीजन है कि कोई भी साइबर पुलिस का स्पेशल कैडर हो कि नहीं। ये भी हो सकता है। जैसे कुछ स्टेट्स में मेरी जानकारी में साइबर पुलिस का स्पेशल कैडर है। तो ये चीजें सरकार की पॉलिसी डोमेन में आती हैं, जो जिसपे सरकार समय समय पे विचार करके। अब 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर झारखंड को फोकस करके देखें तो अभी साइबर क्राइम की क्या स्थिति है, और दूसरे उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि डू एंड डोंट्स। तो पहले आप ये बताएं झारखंड की क्या स्थिति है, विधिक सेवा प्राधिकार इसमें क्या मदद कर सकते हैं? जी, विधिक सेवा प्राधिकार कोई व्यक्ति जो लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड होता है कानून के तहत, अगर उसके साथ कोई भी तरीके की घटना होती है, उसे कानूनी मदद चाहिए, तो वो विधिक सेवा प्राधिकार में एप्लीकेशन दे के लीगल एड ले सकता है। वो लीगल एड वेरियस स्टेजेस पे दी जाती हैं, जैसे डीएलएसएज हैं और आपकी हाई कोर्ट लेवल पे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लीगल एड के लिए आते हैं। बिल्कुल। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल एड चाहिए, अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो आपको डीएलएसए जाना पड़ेगा। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें ये होती है कि आप एफआईआर करने की कोशिश किए, आप एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए, तब आपको कंप्लेन केस करना है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके लिए आपको डीएलएसए लीगल सहायता दे सकती है। और जैसे आपने एफआईआर कर दिया, आपका मैटर आगे नहीं बढ़ रहा है, पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तब आप हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट भी दायर कर सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब आप और सारी रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर चुके हैं।
तो झारखंड में अभी तक मेरे अनुभव में जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हैं वो फाइनेंस रिलेटेड हैं। आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, आपके ई वॉलेट से पैसे निकाल लिए, जिसकी शुरुआत ही फिशिंग से होती है और लालच में होती है कि आपको एक गाड़ी मिली है, आप 10,000 रुपए यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो झारखंड में इसी टाइप के साइबर क्राइम सबसे ज्यादा अभी हो रहे हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा, साइबर क्राइम दिन पर दिन अपने स्वरूप बदल रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे ही क्राइम्स का नया फॉर्म आते जा रहा है। पहले सबसे शुरुआती दर में ये था कि आपके फोन पे एक पिन नंबर गया है, आप वो बता दीजिए। आप जैसे वो शेयर करते थे, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। ओटीपी बता दीजिए। अब हाँ, ओटीपी बता दीजिए। अब वो चीजें बदल गई। बैंक ने वैसे बहुत सारी ओटीपी की सिस्टम्स को खत्म कर दिया, तब वो सिस्टम्स फिशिंग पे आ गई। अब वो आपसे लिंक भेजते हैं, आप लिंक पे क्लिक करिएगा, आपका फोन हैक हो जाएगा, आपके सारे पासवर्ड्स निकल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अभी झारखंड में मेरी अनुभव में क्राइम्स इसी टाइप की हो रही हैं, जिसपे बहुत सारे एफआईआर्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है ऐसे। और जहां तक आपके दूसरा सवाल का सवाल है डूज एंड डोंट्स का, सबसे अहम चीज है सावधानी। अपनी निजी जानकारी को बहुत ज्यादा सार्वजनिक आपको सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए। और आपके फोन को लोग बहुत बार होता है, आप अपने फोन को किसी को दे दिए, लो ऐसे गेम खेल लो, आप इसमें बात कर, तो आपके फोन आप किससे किससे शेयर कर रहे हैं, फोन की जानकारियों को आप किससे किससे शेयर कर रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज है कि आप कोई भी मुफ्त के झांसे में ना पड़ें। कोई भी चीज आपको मुफ्त नहीं मिलेगी, तो आप किससे अपनी क्या क्या जानकारियों को शेयर कर रहे हैं उसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कानून की बात में कुमार वैभव ने आपको साइबर क्राइम डू एंड डोंट्स भी बताया कि ये करें और ये ना करें, और अगर आपके साथ क्राइम हो गया तो कहां से और कैसे मदद पा सकते हैं, कैसे आपको पैसे लौटा सकते हैं, या आपको जो लोग फंसा रहे हैं उनसे बचाया जा सकता है। तो कानून की बात में तो बस इतना ही, लेकिन हमारे पूरे प्रोग्राम का मतलब है कि आप सावधान रहें और वह न करें जो न करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जानने की पहल है। देश को आजाद हुए 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव शुरू किया गया और पिछले एक साल से देश उत्साह और उमंग के साथ ये उत्सव मना रहा है। ये पूरा कार्यक्रम स्वतंत्रता संघर्ष, आइडिया एट 75, एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, रिजॉल्व एट 75 के 5 पिलर्स पर आधारित है। आजादी के आंदोलन की दांडी यात्रा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अलख जगाई थी। गुजरात की उसी धरती पर एक बार फिर उस सफर को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव को लॉन्च किया गया। इस अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से प्रमुख थे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि, मणिपुर के मोइरांग में आईएनए द्वारा भारतीय ध्वज फहराने का अवसर, महिला क्रांतिकारियों की याद में किताब का विमोचन, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना,